गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हम कल वर्णमाला की एक क्लास कल हमारी हो चुकी है। आज इसका सेकंड पार्ट है। कल की क्लास में हमने वर्ण का जो एक भेद था, स्वर वर्ण, उसको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि स्वर कौन से होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और क्या क्या उनका उच्चारण स्थान है, कौन कौन से हैं, सब कुछ हमने कल पढ़ लिया है स्वर वर्ण का। और आज की अपनी क्लास रहेगी व्यंजन वर्ण पर आधारित। तो देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान क्या क्या है, इन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लाइन मिली होगी कि स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मैंने वर्णमाला का टॉपिक शुरू किया था तो आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजन स्वर की सहायता से ही लिखे जाते हैं और स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, अर्थात बोले जाते हैं। समझ में आ गया क्या? अब ये जो है ये स्वतंत्र ध्वनि है, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन वर्णों में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। इतना अंतर यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये स्वर है ए, ये स्वतंत्र उच्चारित होता है, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि ये जो क है ये व्यंजन है, इसमें ए स्वर मिला हुआ होता है, अर्थात स्वरों की सहायता से ये उच्चारित होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो चलते हैं आगे प्रयत्न विधि के आधार पर। अब देखते हैं हम कुछ, मैंने यहाँ पे सारणी ले ली है आपके लिए, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और ये चीज़ें आपको इस सारणी में दिखाई दे रही होंगी। प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, वह मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है या छूती है, स्पर्श करती है या छूती है, वे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल स्पर्श वर्ण होते हैं, इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। अब 25 स्पर्श वर्णों में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 आपके पास 5 वर्ण वर्ग हो गए। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। कैचे टे ते पे, इस तरह से कैचे टे ते पे 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, कै खे गे घे ये गे, चे छे जे झेणे, टे ठे डे ढेणे और ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में। ये हो गए हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। अब आप से कोई पूछे, आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन किसी भी टाइप का बनता है, वही वर्णमाला है आपके पास, वही गिने चुने वर्ण है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है वो एग्जामिनर को ही पता होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है इनमें से किस तरह का। अब इसी में से चाहे तो 100 प्रकार के प्रश्न बना सकता है एग्जाम में, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो आपको इनकी संख्या भी याद करने लिए, वर्ग भी याद कर लेने हैं
कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं वो भी याद करने हैं आपको। प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। और यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण बोले तो पंचम वर्ण, अंतिम वर्ण बोले तो पंचम वर्ण। जो इनका पंचम वर्ण होता है वो नासिक की ध्वनि होती है। ये जो पंचम वर्ण है ये क्या है? ये नासिक की ध्वनि है। इनको नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नासिक के वर्ण। और ये जो पांचों जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी 2 जगह होता है। एक तो वर्ग के साथ, एक तो जो वर्ग का उच्चारण स्थान होगा, और एक इनका जो है नासिका से इनका उच्चारण होगा। ठीक है, नासिका से इनका उच्चारण होता है तो ये नासिका भी उच्चारण स्थान होगा इनका। और एक हर वर्ग का जो उच्चारण स्थान है जो हम आगे अध्ययन करेंगे वो भी इनका डबल उच्चारण स्थान हो जाएगा। और 5 और वर्ण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कुल मिला के जिनका 2 जगह उच्चारण स्थान है, ऐसे वर्ण होते हैं कुल 10 वर्ण होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण को नासिक के वर्ण या नासिक के ध्वनि कहते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? तो चलते हैं आगे। अब इसमें जो ट वर्ग है इसमें 2 वर्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे, ड और ढ। ये ड और ढ इस तरह से लिखे हुए हैं, तब तो ये ट वर्ग में आ जाएंगे। किसमें? इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा हो जाएगा। इनका जो शब्दों में प्रयोग है वो भी अलग तरह से होता है। और अगर इनके नुक्ता लग जाए तो ये वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श वर्ण ना रह के कौन से बन जाएंगे? ये हो जाएंगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। इनको ताड़न जात भी कहते हैं। ये तय है ताड़न जात। इन्हीं को द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो इनकी जो नुक्ता लगी हुई है इनको उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण में अगर नुक्ता लग जाए तो ये स्पर्श व्यंजन ना रहकर कौन से बन जाएंगे? उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुण। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जिह्वा बीचों बीच रह जाती है, स्पर्श नहीं करती है। जिह्वा पूर्ण रूप से मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अंतः, अंतः का अर्थ होता है बीच में, स्थ का अर्थ होता है स्थित, अर्थात हमारी जिह्वा इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुंह के बीचों बीच ही रह जाती है, पूर्ण रूप से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब इन चारों में से भी जो यह है और वह है, कौन कौन से? ये ध्यान रखना आपको, यह और वह। यह और वह को क्या कहते हैं? इनको संघर्षहीन, संघर्षहीन, संघर्षहीन और अर्ध स्वर भी कहते हैं, और अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों से मिलता जुलता होता है, स्वरों से मिलता जुलता होता है। अब ई और ई जो स्वर है उनका ये से थोड़ा मिलता जुलता उच्चारण है, और ऊ और ऊ का उच्चारण वैसे मिलता जुलता है, तो इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, और इन्हें संघर्षहीन भी कहा जाता है। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी। अब एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए और क्वेश्चन में पूछा जाए कि संघर्षी वर्ण कौन से हैं, और इनमें ऑप्शन में कोई एक हो इनमें से, बाकी किसी भी वर्ग का या कहीं से भी कोई वर्ण हो, तो संघर्षी भी किसका नाम है? संघर्षी भी हमारे उस व्यंजन का नाम है। ठीक है, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में
जो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है वो गर्म होके निकलती है। अब गर्म होके कैसे निकलेगी? जैसे हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो रगड़न के कारण हथेलियाँ गर्म हो जाती है। इसी तरह इन वर्णों का जो उच्चारण होता है कि किसी संघर्ष के, किसी घर्षण के साथ होता है। घर्षण के साथ जब इनका उच्चारण होता है तो मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए इनको उस व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। से और है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। से और है। ये हो गए हमारे उसमें व्यंजन। और ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन जिनको बोलते हैं छह क्षत्रिय, जिसका मेल किन किन से हुआ है? क और से। क और से। क और से। और इस से में से ए ध्वनि निकाल देंगे तो इस प्रकार से ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह त्र बन जाएगा तय धन रे, और इस रे के हलंत लगा हुआ है, और तो हलंत के बाद अगर रे पूर्ण बनेगा तो किस क्या मिल जाएगा? इसमें ए स्वर मिल जाएगा। इसी प्रकार जय और ये है। और इनके अलावा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा श्रेय, जो किससे मिलके बना है? ये से के नीचे ये हलंत है, और ये रे और ये ए, ये तो हमारा हो गया श्रेय। एक और है, आपने पढ़ा होगा विद्यालय में, विद्यार्थी में, ये जो द है विद्या में, तो ये जो द है ये आधा द है, और इसमें पूरा ये है, इसमें पूरा ये है, और ये में भी हम ए निकाल देंगे तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह से ये और दो संयुक्त ध्वनियां हैं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान सभी को पता है। ए आ कै वर्ग अकुह विसर्ग्या नाम, विसर्जिया नाम, इन ये सूत्र सभी को याद होंगे। ये चु यसा नाम, रेटु रेटु रसाणाम, लिर्तु लसानाम, उप पद माध्यमिया, और ये पंचम वर्ण की हैं ध्वनियाँ। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं ए और आ और कै वर्ग, ए आ और कै वर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और इनको कंठे ध्वनि कहते हैं। और इनका एक और नाम है कोमल तालु। कोमल तालु हम बाद में पढ़ेंगे, आगे आएगा तो फिर बताएंगे कि कोमल तालु इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं ई च वर्ग और ये और से, ये होते हैं तालव्य वर्ण। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है, तालु। ठीक है। इनका उच्चारण करके आप देख लेना आपकी जीव्या कहाँ पे स्पर्श करती है। च वर्ग के उच्चारण में आपकी जीव्या जहाँ भी स्पर्श करती है वो स्थान होता है तालु। ठीक है। अब ऋतु रसणाम, री ट वर्ग और रे और से, ये इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा तालु से थोड़ा से पीछे का भाग। देखो हमारी जीभ जो होती है थोड़ी मुड़ जाती है और पीछे की तरफ स्पर्श करती है, उच्चारण करके देख लेना, वो स्थान होता है मूर्धा, और इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार लिरी तय और ले और से। ठीक है। ये तय वर्ग पूरा हो गया, तय वर्ग तय थे दय धय नय ले और से, ये इनका उच्चारण स्थान दंत, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीव्य जो है वो दांतों की स्पर्श करती है, तो ये दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार उ और जो पै वर्ग होता है, पै फै बै भै और मैं, इनके उच्चारण में देखो पै फै बै भै मैं उ, इनमें होठ स्पर्श करते हैं आपस में, तो होठ स्पर्श करने के कारण ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है। अब आ गया आपका नासिका। नासिका से किन किन का उच्चारण होता है? नासिके, ये तो ये एक आपका अनुस्वार हो ही गया। ठीक है। अब ये जो अनुस्वार है, ये जो पांचों वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, इनकी भी क्या लगती है? ये मात्रा लगती है अनुस्वार की, ये ठीक है, ये मात्रा लगती है इनकी, अनुस्वार है ये भी। तो ये नासिक की ध्वनियाँ हैं, अभी मैं बता चुकी हूँ इनके बारे में, तो ये नासिक की ध्वनियाँ हो जाएंगी। और अभी अभी हमने बात की थी कि ऐसे कुल कितने व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान दो जगह है, तो मैंने 5 तो ये बता दिए थे। नासिक, ये नासिक का भी हो गया और प्रत्येक वर्ग में भी आ गया। देखो च वर्ग में आ गया, ट वर्ग में आ गया, त वर्ग में आ गया, प वर्ग में आ गया, और एक क वर्ग में आ गया, प्रत्येक वर्ग में आ गए एक जगह, तो इनका ये उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है। तालु हो गया, कंठ मुर्दा दंत होष्ठ ये हो गया, और एक उच्चारण स्थान हो गया इनका नासिका, नासिका से उच्चारित होने के कारण। तो 5 तो ये हो गए। अब बात करते हैं आगे ए आई, ए और आई।
इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु दो जगह हो गए ना। ओ औ, ओ औ कंठोष्ठ है। और ध्यान रखना प्रश्न यहाँ से बनने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की पूरी पूरी आशा होती है। ए ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनमें से कंठ तालु दे देंगे, कंठोष्ठ दे देंगे, दंतोष्ठ दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार का दे देंगे, नासिक दे देंगे, जो भी दे देंगे एक्स वाई जेड। तो इनमें आपको ए ऐ का कंठ तालु करना है, ओ औ का कंठोष्ठ करना है, और व और एक ध्वनि और है फे, फे इसका उच्चारण स्थान में क्या है, दंतोष्ठ है। और एक है स्वर तंत्र अलिजीव्य, अलिजीव्य या इसको काकल्य भी कहते हैं, काकल्यवर्ण में। अब ऑप्शन में आ जाएगा है का उच्चारण स्थान क्या है। अब है का उच्चारण, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है और यहाँ पे है भी आ जाएगा, क्योंकि विसर्ग की जो ध्वनि होती है वो इस तरह की होती है, आधे है की तरह। तो यहाँ पे है का एक कंठ भी आ जाएगा, एक अलिजीव्य भी आ जाएगा, एक काकल्य भी आ जाएगा। तो है के उच्चारण स्थान है, कंठ भी हो जाएगा, अलिजीव्य भी, काकल्य भी। ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गए आपके इनका उच्चारण स्थान। आगे इनको देखते हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। अभी हम किसके आधार पर पढ़ रहे थे, प्रयत्न विधि के आधार पर हमने पढ़े हैं कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और कुछ संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा है, और उच्चारण स्थानों के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8 भाग होते हैं, ठीक है। अब एक आता है इसमें स्पर्शी, स्पर्शी कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन। ये डेफिनेशन का कोई महत्व नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब एक शब्द बता देती हूँ इसका, क्योंकि संधि विच्छेद में आ सकता है। वाक धन यंत्र हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और वाक वही वाणी होता है, कथन होता है, वचन होता है, ठीक है। ये वाक यंत्र, ये व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। तो आपको ये डेफिनेशन याद ही नहीं करनी है, आपको याद करना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं आपने 5 वर्ग, उसमें च वर्ग को हटा दो, च वर्ग को हटा के ये जो क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजनों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, नासिक वर्ण, उनको हटा के इनकी कुल संख्या होती है 16। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आप स्पर्श मत समझ जाना, इस नाम पे ही जाना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, पेपर बनाने वाला होता है, वो इस तरह से ही आपको अटकाएगा, अटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्पर्श और स्पर्श में बहुत से बच्चे अंतर नहीं समझते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, जिनमें आपको संख्या 25 भी मिलेगी, जिनमें आपको 16 भी संख्या मिलेगी, और 2 संख्या कोई भी एक्स वाई जेड इस तरह से दे देंगे, तो आपको तुरंत बच्चे क्या होते हैं, 90% बच्चे क्या होते हैं, स्पर्शी नाम देखा नहीं कि तुरंत लगा के आगे 25 पेर खुश होते आ रहे हैं, बाहर आके पता चल रहा है कि यार क्या करके आए हैं हम, यहाँ पे तो स्पर्शी लिखा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है स्पर्शी व्यंजन कुल 16 ही होते हैं, कुल 16 इनकी संख्या होती है स्पर्शी व्यंजनों की, ये आपको ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन स्पर्शी 16 होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन है। अब बात करते हैं आगे संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद नहीं करनी है, अभी तक एग्जामों में इस तरह की डेफिनेशन कोई पूछी नहीं गई है। आपको याद करना है कि स्पर्शी व्यंजन कुल कितने होते हैं, 16 होते हैं, और इनकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है च वर्ग को हटा दो और अंतिम वर्ण को, 5 वर्ण को, नासिक ध्वनियों को हटा दो, च वर्ग और नासिक ध्वनियों को छोड़कर ये 16 बच जाएंगे, ये 16 स्पर्शी व्यंजन है। और इनमें स है, संघर्षी मैंने बता ही दिया था, संघर्षी हैं कौन से, संघर्षी जिनको उस व्यंजन में कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये जो ख जेफ है, ख जेफ है, ठीक है, ये जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, ये भी संघर्षी व्यंजनों के अंदर, उस व्यंजनों के अंदर आती हैं,
ठीक है, ख, ज और फ, ये 4 तो हम संघर्षी उस व्यंजन में पढ़ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्श संघर्षी। अब यहाँ पे आ जाता है आपका जो यहाँ पे छूटा हुआ पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, जय और छ, ये जो 4 वर्ण होते हैं च, छ, जय, झ, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। और यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बना है। मैं जहाँ पे मोस्ट बोल रही हूँ, जहाँ पे प्रश्न रिपीट हुआ है, उनको आप अच्छे से ध्यान रखना। एक तो यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे जो स्पर्श संघर्षी, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ये कुल 4 होते हैं। और चैवर का अंतिम वर्ण छोड़कर, चैवर का अंतिम वर्ण छोड़कर ये चारों जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नासिक की। नासिक हम देख ही चुके हैं। ये जो 5 वर्ण होते हैं अंतिम वर्ण प्रत्येक वर्ग के छोड़, पार्श्विक, पार्श्व धन इक, पार्श्व धन इक, ठीक है, पार्श्व धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। पार्श्व का अर्थ होता है बगल, बगल, ठीक है, बगल साइड। अब यहाँ पे देखना है आपको, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती हुई पार्श्व के। अब इस परिभाषा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सरल भाषा में आपको करना है कि पार्श्व जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के दोनों तरफ से हवा निकल जाती है। और ये प्रश्न आया भी हुआ है, इस तरह की डेफिनेशन आपको याद नहीं होती है बहुत ही ईजी भाषा में, कि जीभ के दोनों तरफ से हवा निकल जाती है, ऐसा कौन सा व्यंजन है? इस तरह का प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो इस तरह का एक ही व्यंजन है ले, ले पार्श्विक व्यंजन है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ले है। और डेफिनेशन के आधार पर भी पूछा गया है कि किन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के दोनों तरफ से हवा निकल जाती है, बगल से हवा निकल जाती है, दोनों तरफ, जीभ के दोनों तरफ से हवा निकल जाती है। ठीक है, तो वो होता है ले वर्ण। अब आता है प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित इसी का एक और नाम है लुंठित वर्ण। अब प्रकंपित ना आके एग्जाम में लुंठित वर्ण पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको बताना है कि प्रकंपित या लुंठित एक ही वर्ण है। रे डेफिनेशन को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रे के उच्चारण वैसे हमारी जीभ कंपन करती है, तो नाम से ही पता चल रहा है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण ये होता है एक रे, पार्श्विक ले और प्रकंपित लुंठित रे होते हैं। उत्क्षिप्त के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उत्क्षिप्त ताड़न जात और द्विगुण डे और ढे, जिसके नीचे नुक्ता लगी हुई हो, जैसे पढ़ाई में आता है, लड़ाई में आता है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बात करते हैं संघर्षहीन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये और वे, मैं जब हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ रही थी उस टाइम मैंने बताया था कि इनके संघर्षहीन या इनका एक और नाम बताया था मैंने आपको, अर्ध स्वर। क्या नाम बताया था? अर्ध स्वर। अब ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन में ये वे आ जाएगा, ये रे भी आ जाएगा, ये ले भी आ जाएगा, वह रे भी आ जाएगा, किसी प्रकार का आ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अर्ध स्वर ई का जैसा उच्चारण ये का हो रहा है और ऊ का उच्चारण वे का हो रहा है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कैसे भी आपको जैसी सुविधा लगे। ये और वे को संघर्षहीन या अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनमें ये जो डेफिनेशन है इसका कोई मतलब नहीं है, आपको याद करना है संघर्षहीन ये वे होते हैं और जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे आता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, घोष जिसे सघोष भी कहते हैं और अघोष। 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। ठीक है, घोष को ही सघोष भी कहते हैं। अब घोष सघोष कितने, इनकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का प्रश्न नहीं बनता है कि परिभाषा पूछे
वैसे परिभाषा आप देखना चाहो तो देख भी लो कि भाई स्वर तंत्रियों में जब जिनके उच्चारण में वायु कि जो गले से निकलने वाली जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, तंत्रियों का मतलब जहाँ पे हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, जहाँ पे संघर्ष होता है, उनमें कंपन होता है, वे ही क्या होते हैं, वे स्वर तंत्र के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन का कोई महत्व नहीं है। आपको याद करना है कि घोष ध्वनियाँ कौन सी, अघोष ध्वनियाँ कौन सी, विशेष रूप से याद रखना है आपको। घोष ध्वनियाँ वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं। इसके आगे मैं लिख देती हूँ वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। अब तीसरा चौथा पांचवा से समझ तो गए ना आप, जैसे कै ख, कै प्रथम वर्ण है, ख द्वितीय है, दूसरा है, और ग तीसरा है, ग तीसरा है। अब ग तीसरा है, घ चौथा है, और ग ग पांचवा है। तो ग घ और ग पांच, तीसरा चौथा पांचवा। इसी प्रकार च वर्ग के भी हो जाएंगे, च छ को छोड़कर जय झ और ण। इसी प्रकार ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग की, कौन से, पांचों वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा, पांचों वर्गों के तीन तीन वर्ण कितने हो गए, 15 हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोले तो ये, रे, ले और वे। और इसके बाद में एक उस व्यंजन का भी इसमें है, इसी में आता है, इतना ध्यान रखना है। अल्प प्राण महाप्राण में तो ये जोड़े के जोड़े चलेंगे, ठीक है, लेकिन घोष अघोष में है इधर आ जाता है और उधर तीन, यहाँ पे तीन बचते हैं, से तीनों से यहाँ बचते हैं, और है जो है वो घोष में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे और है वर्ण, ये होते हैं घोष या सघोष। अब बात करते हैं अघोष के। अघोष में कौन से बच गए, पहला बच गया, दूसरा बच गया, से बच गया, से बच गया, और ये सॉरी इस प्रकार का से हो गया आपका। ठीक है, ये हो गए आपके अघोष। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। अब अगला है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा। अल्प का अर्थ होता है कम, माह का महान अर्थात बड़ा। ठीक है, तो जिनमें कम समय लगे वो अल्प प्राण, जिनमें ज्यादा समय लगे महाप्राण। अब अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और इनमें आ जाएंगे आपके, ये मैंने कहा था जोड़ा ही, पूरे अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले और वे, ये, रे, ले और वे। ठीक है, अब महाप्राण, महाप्राण में आ जाएंगे दूसरा, चौथा, से अर्थात ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, से और है, ये आपके आ गए महाप्राण में। अब इनको सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया, घोष में सभी स्वर ध्वनियाँ भी सभी घोष होती हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि जो स्वर होते हैं सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि जो सभी स्वर होते हैं किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, उनमें ऑप्शन में दे देंगे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको लिखना है इसी के आगे सभी स्वर, सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, ये हो गए। अब आपको अल्प प्राण महाप्राण में अंतर समझना हो तो आप थोड़ा सा इंग्लिश पे जाइए। जैसे हम कै लिख रहे हैं तो कम टाइम लगा, और ख लिखेंगे तो इनमें डबल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जी गे हो गया, और जी एच लिखेंगे तो इसी प्रकार से आप देख लें, ये तो अल्प प्राण हो गए और ये महाप्राण हो गए। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। और ये देखते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान कौन कौन, वैसे उच्चारण स्थान हम देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब आता है कोमल तालव्य। अब कोमल तालव्य मैंने कहा था कि अभी इनको हम बाद में देखेंगे। कै वर्ग है पूरा, कै वर्ग आ जाएगा इसमें पूरा। तो ये जो इनकी जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी तो है,
कंठ है इनका उच्चारण स्थान, और इनको कोमल तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोमल तालव्य से संस्कृत की जो ध्वनियाँ थी, ये शुरू में ये संस्कृत की ध्वनियाँ थी, इनका कंठ से ही उच्चारण होता था, और संस्कृत में कंठ ध्वनियाँ ही हैं। लेकिन ये इनका जो उच्चारण होता है, धीरे धीरे इनके उच्चारण स्थानों में परिवर्तन हुआ है। पिछले कई हजार वर्षों में इनके उच्चारण स्थानों में परिवर्तन हो गया है। अब ये कंठ से थोड़े से ऊपर वाले भाग से उच्चारित होने लगे, कंठ से थोड़े ऊपर वाले भाग से उच्चारित होते हैं, जो कोमल तालव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, कंठ से थोड़े से ऊपर का जो भाग होता है वो कोमल तालव्य होता है, और वहाँ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन ध्वनियों को क्या कहा जाने लगा? कोमल तालव्य। वैसे कंठ ध्वनियाँ भी हैं, और ऑप्शन में आ जाए कोमल तालव्य, तो ये कोमल तालव्य ध्वनियाँ भी। अब तालव्य, तालव्य तो सभी जानते हो, ईचू ऐसा नाम तालु, ई, ठीक है, ई कै वर्ग और ये और से, कौन कौन से आ जाएंगे? ई कै वर्ग हम देख चुके हैं इनको, ये और से, ये आपकी हो गई तालव। मूर्धन हो गई री टे, ऋतु रसाणाम, री हो गया, टे वर्ग हो गया, ठीक है, टे वर्ग हो गया, और रे हो गया, और से हो गया ऋतु रसाणाम तालु। दंते हो गया ऋतु लसानाम, ते वर्ग हो गया, ले हो गया, और से हो गया। वतर से, इनको यहाँ पे थोड़ा पूरा से नहीं आएगा, वतर से है ये तो वत्सरीय बन गया। वतर से इस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। वतर से, अब वतर से को देखना है आपको, कौन कौन से हैं और जिनका अर्थ क्या होता है। वतर से का अर्थ तो होता है मसूड़ा, शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाएगा? मसूड़ा। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये दांतों से थोड़ा सा ऊपर, दांतों से ऊपर का जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े सभी जानते हैं, दांतों से ऊपर जो मसूड़े होते हैं, उनके स्पर्श से इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो ऐसी कौन सी ध्वनियाँ? पूरी वर्णमाला बोल के देख लेना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये जो ध्वनियाँ हैं, इनको मैं इरेज कर देती हूँ पूरे को। ये जो ध्वनियाँ हैं, वतर्स्य ध्वनियाँ, ये कौन कौन सी हैं? ये न है, ये ल है, ये स है, न ल से, ठीक है, ये होती है आपकी वतर्स्य ध्वनियाँ। अब ओष्ठे हम देख ही चुके हैं, ओष्ठे सारी पै वर्ग है, ठीक है, ओष्ठे पूरा पै वर्ग है, और इसमें आ जाएगा आपका उ पै वर्ग, और एक और आ जाएगा जो दंतोष्ठे पढ़ा था आपने, दंतोष्ठे व है तो आएगा इसमें पैर, एक और आ जाएगा व, जो दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान दांत में है और ओष्ठ में, ठीक है, ये हो जाएगा आपकी ओष्ठ। अब दंतोष्ठ, इसको अलग से देखें, दंतोष्ठ, इसमें आ जाएगा आपका व और फ। मैं पहले बता चुकी हूँ कि दंतोष्ठ व और फ ध्वनियाँ हैं। और अब आता है काकल अली जिव्य, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये होता है और ये आपका विसर्ग है, और विसर्ग, ये काकल्य अलिजीव्य ध्वनियाँ हैं। तो ये होते हैं आपके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब यहाँ पे हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, वर्णमाला का टॉपिक आज हमारा समाप्त हो गया है। अयोग वाह, अयोग वाह, जिनका योग नहीं होता, ना स्वरों में योग होता है ना व्यंजनों में योग होता है, ऐसी ध्वनियाँ कितनी हैं। अयोग वाह, एक तो अनुस्वार है, इसको अनुस्वार कहेंगे, और सॉरी, इसको हम अनुस्वार कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से इनको फिर से देख लेते हैं। ये जो ध्वनि है आपकी, ये तो अनुस्वार है, और ये जो ध्वनि है, ये जिसका है आधे है का उच्चारण होता है, ये है आपका विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग है। ये तो हो गए अयोग। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार देखना है आपको कि अनुस्वार कौन से होते हैं। ये रे ले वे से है, कौन कौन सी हो गई? ये हो गए यहाँ तक हो गए अंतस्थ व्यंजन, ये नियम ही है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन,
इनसे पहले आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ, नासिक ध्वनियाँ आपने देख लिया 5, और जिनकी जो ये है ये इनकी मात्रा लगेगी। ये अनुनासिक अनुनासिक नहीं, अनुस्वार, ये अनुस्वार है, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह है ये अनुस्वार है। तो ये जो आने वाली पांचों ध्वनियाँ, प्रत्येक वर्ग की जो पंचम ध्वनि है उनका अनुस्वार लगता है, और एक अनुस्वार अपने आप में ये स्वतंत्र अनुस्वार है ही, ठीक है। तो ये रे ले वे से है से पहले आने वाली नासिक ध्वनियाँ अब किस तरह से हैं आपको इस तरह से समझना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको संयम, संयम दिख गया क्या, संयम। तो ये जो ध्वनि है ये क्या है, ये अनुस्वार है, ये क्या है, अनुस्वार। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा संवाद, संवाद वैसे पहले आ रहा, तो ये अनुस्वार है, ठीक है। अब प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि इनमें से अनुस्वार कौन सा नहीं, इसी तरह की नुक्ता सब पे आएगी, लेकिन उनके बाद का जो है वो अंतस्थ उस व्यंजन में से नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया एक संतोष, संतोष शब्द, तो इनमें से संतोष जो शब्द है वो क्या है, अनुस्वार नहीं कहलाएगा। अब इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ठीक है, और इनमें से एक ऑप्शन आपको संतोष दे दे और पूछा जाए कि इनमें से अनुस्वार ध्वनि कौन सी नहीं है, तो आप इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि ये जो नियम है ये रे लेवे से पहले आने वाली मोस्टली जो ध्वनियाँ होती हैं वही अनुस्वार होती हैं। वैसे ये भी अनुस्वार ही है, लेकिन जो नियम के अकॉर्डिंग पूछा जाए इस तरह का प्रश्न बन जाता है तो आपको इसको अलग निकाल देना है, क्योंकि ये जो नियम है मोस्टली जो ध्वनियाँ होती हैं अंतस्थ और ओष्ठ व्यंजनों से पूर्व आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक जिसका ये चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे लग गया खादी में, ठीक है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से भी निकले और नाक से भी निकले, नासिका और मुंह दोनों से निकलने वाली हवा जो होती है वो अनुनासिक ध्वनि होती है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से भी निकलती हो और नासिका से भी निकलती हो, कौन सी ध्वनि होती है, अनुनासिक ध्वनि होती है, ठीक है। और इनका जो प्रयोग होता है इस तरह से किया जाता है। अब जिन वर्णों की मात्रा लगाई जाती है उनमें ये चांद ना हो के केवल बिंदु लगाई जाती है, ठीक है। चांद ना हो के केवल क्या लगाई जाती है, जैसे हमने लिखा गोंद, गोंद में जो बिंदु है ये, इसको अनुस्वार मत समझ लेना, मोस्टली प्रश्न उलझते ही यहाँ पे हैं कि इनमें से इस तरह के 4 ऑप्शन दे देंगे कि अनुस्वार ध्वनि कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो क्या हम इसको भी अनुस्वार समझ लेते हैं, ये अनुस्वार नहीं है, ये मात्रा के साथ आने वाली जो नुक्ता होती है